हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं लगातार आपको थ्योरी क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहा हूं। एमसीक्यू तो डेली क्लासेस होती हैं, लेकिन थ्योरी क्लास भी पढ़ना ज़रूरी है। जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है तो हमारी एक आदत बन गई है कि एमसीक्यू होता है तो हमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमें बताने को मिलता है कि इसका आंसर सर बी है, इसका आंसर सी है, इसका आंसर डी है। लेकिन जब थ्योरी की जगह न्यूमेरिकल थ्योरी की सॉरी जो एमसीक्यू के अलावा कुछ जो क्लासेस होती है वो हम नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि जो थ्योरी क्लासेस है पढ़ने के लिए सब्र चाहिए। टीचर पढ़ रहा है, आप केवल लिखे जा रहे हैं। सो देर इज अ वन वे डायलॉग। तो जब वन वे डायलॉग होता है तो बच्चे को कभी कभी इंटरेस्ट खोने लगता है। लेकिन आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हम मूवी देखने जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पे बैठा हुआ अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान और अक्षय कुमार, जो भी जितने भी हीरो हैं वो आपसे बात कर रहे होते हैं। वहां पे भी तो हम मूवी वन पे ही देखते हैं। बस ये है कि वो मूवी हमारे आसपास की चीजों से रिलेटेड होती है तो उसे रिलेट कर लेते हैं, और पढ़ाई लिखाई की चीजों को रिलेट करने में बड़ी समस्या होती है। लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते, एक छात्र होने के नाते आपका आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए कि भाई जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो अब चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, हमें पढ़ना है। समझ रहे हैं? तो जब हम मेटल और नॉन मेटल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एक चीज समझ लीजिए, लंबा चैप्टर, बहुत सारी चीजें पढ़ने को है, बहुत सारी चीजें जानने को है। तो आप थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठेंगे, और सब्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं फिर से बता देता हूँ, सब्र आपको रखना ही रखना है। तो अब हम क्या क्या करेंगे, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मेटल और नॉन मेटल के बारे में। देखो, मेटल और नॉन मेटल के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्त, पहली चीज तो है कि मेटल और नॉन मेटल सभी एग्जाम्स में पूछे, ऐसा कोई एग्जाम नहीं, केमिस्ट्री ही मेटल नॉन मेटल है। तो अगर आप आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं, एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सारे एग्जाम है ना, और साथ साथ में स्टेट लेवल के भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले कि सर आप कमेंट करना स्टार्ट करें, सर बताइए ये किस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, तो दिस इज फॉर ऑल एग्जाम, सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। धातु और अधातु, धातु अधातु के अलावा उपधातु भी होती है, मेटलॉइड्स भी होती है, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। तो उसमें धातु अधातु और उपधातु भी कर लो भाई। जिन्हें समस्या है कि सर आप जो है उपधातु नहीं बता रहे हैं, केवल धातु अधातु बता रहे हैं, तो उनके लिए धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है, सब कुछ है। चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई, श्री गणेश किया जाए, है ना। श्री गणेश करने से ही बात बात आगे बनेगी। तो हम सबसे पहले जानेंगे मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड्स कहां पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूं। इस पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखिए, राइट, टकटकी लगा के देखिए, एकदम आपको प्रॉपरली चीजें दिखनी चाहिए, है ना। देखो, तो इस पीरियोडिक टेबल में आपका जो पहला ग्रुप है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ठीक है। ये एक बेरियम है, एक बोरॉन, एक बेरियम है, और ये है रेडियम। ये जो पहला ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है, मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूं, इसको ध्यान देना। तो ये जो पहला और दूसरा ग्रुप है इसे कहते हैं एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक में 1G आता है, 2G आता है, मतलब पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप आता है, दोनों समझ रहे हैं। आ गया और बीच वाला, ये पूरा का पूरा जो जो पीला पीला बना हुआ है, तो ये पूरा का पूरा जो है इसे कहते हैं ट्रांजिशंस एलिमेंट। क्या कहते हैं? यहां से लेके यहां तक ये सारा का सारा है ट्रांजिशन एलिमेंट। याद आ रही बात? ट्रांजिशन एलिमेंट,
क्लियर है? इसके बाद आगे आओ, यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है इसे कहते हैं पी ब्लॉक। क्या कहते हैं भाई इसको? इसे कहते हैं पी ब्लॉक, है ना? तो ये हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया डी ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक और ये हो गया एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक ये दोनों के दोनों मेटल से मिलके बने हैं। ये हमारा अल्कली अर्थ मेटल है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये ट्रांजिशन मेटल है। और ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये जिगजैग वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये कंप्लीटली है मेटलॉइड। तो मेटलॉइड तो हो गया ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। नॉन मेटल हो गया इधर की तरफ। तो राइट हैंड साइड पे आता है नॉन मेटल, लेफ्ट हैंड साइड पे आता है मेटल, और बीच में आता है ट्रांजिशन मेटल, और किनारे की तरफ यहां की तरफ आता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या चीज है? मेटलॉइड्स का मतलब है ऐसे एलिमेंट जिनमें जो धातु के गुण भी होते हैं और उपधातु के भी गुण होते हैं। दोनों ही गुण जिनमें पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं हम मेटलॉइड्स। ठीक है भाई, मेरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो, ये बात आपको मैंने समझा दी कि टोटल 118 एलिमेंट्स में कहां पर धातु पाई जाती है, कहां पर उपधातु पाई जाती है और कहां पर क्या चीजें पाई जाती हैं। अब हम चलते हैं अपनी बेसिक चीज की तरफ जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। हम हेडिंग डाल लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। क्या हेडिंग डालेंगे? धातु के भौतिक गुण। क्या हेडिंग डालेंगे? धातु के भौतिक गुण। हिंदी में लिख देते हैं धातु के भौतिक गुण। ठीक, अब धातु के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं और इनकी चीजों के बारे में हम क्या क्या चीजें याद रखेंगे। भौतिक गुणों की पहली एक चीज और समझ लेते हैं, और वो चीज क्या है, ध्यान देंगे कि अगर जब हम बात भौतिक गुण की करते हैं तो हमें पहले उसका देखना पड़ता है अवस्था क्या है, उसकी स्टेट क्या है। तो सबसे पहला जो भौतिक गुण है वो है स्टेट, जिसे हम अवस्था कहते हैं। और आप सबको पता है कि सारे के सारे मेटल किस में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है जो आपको परेशान करेगा, आपको परेशान करेगा। एक एक्सेप्शन भी है, और एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन कहता है कि गैलियम और मरकरी, गैलियम और मरकरी कभी कभी हमें किस अवस्था में दिखाई देते हैं? आप कहोगे सर लिक्विड अवस्था में। खासकर गैलियम की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विड अवस्था में आ जाता है, लेकिन ठोस वैसे होता है। वैसे आप देखोगे कम टेम्परेचर पर रखा है, ठोस है, हाथ में रखा गद्दी की गर्मी ही 35 जो है 27 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस, तुरंत पिघल जाएगा। तो गैलियम एक ऐसी धातु है जो हमारे हथेली की गर्मी से भी पिघल जाती है, राइट? किस अवस्था में? लिक्विड अवस्था में। लेकिन ये सॉलिड है भी। लेकिन मरकरी का सीन अलग है। मरकरी के साथ में पिघलने वाला सिस्टम नहीं है। मरकरी पहले से ही लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है। तो ये चीज याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि अकेला मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो आप सीधे सीधे आंख बंद करके आंसर लगा देंगे कि मरकरी की बात हो रही है, मरकरी Hg की बात हो रही है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, तो 13.6 डेंसिटी होती है मरकरी की। याद रखेंगे मरकरी को पारा कहते हैं। और कभी कभी पूछ लेता है कि भाई साहब जरा बताइए कि मरकरी का अयस्क क्या होता है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि जो मरकरी का अयस्क होता है उसका नाम है सिनेबार, CINNABAR। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिनेबार। इसी तरह लेड का जो अयस्क होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गैलेना। ठीक है, क्या कहते हैं? गैलेना। और एक और महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताई है
कि अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करेंगे तो 13.6 mmHg होगा, 13.6 mmHg होगा अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो। ठीक है भाई, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? स्टेट के बाद में अगर हम बात करें तो मेटल्स आर हार्ड, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं हम क्या क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं। हार्ड बोले तो कठोर, जितने भी मेटल आप देखोगे वो सारे के सारे हार्ड हैं, सारे के सारे कठोर हैं। लेकिन बात वहां पे आएगी कि हम एक्सेप्शन क्या रखेंगे, तो इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें क्या एक्सेप्शन है, ध्यान देंगे। इसमें एक्सेप्शन ये है कि सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ऐसी धातु होती हैं जो कोमल हैं, सॉफ्ट हैं, और ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। ध्यान दे देना, ये नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन साथ साथ में लिखते चलो। तो सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे मेटल्स होते हैं जो किससे पाए जाते हैं, जो जो सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं, हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया। इसे येलो केक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? येलो केक भी कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी रहते हैं। तो एक और महत्वपूर्ण चीज लिख लेंगे हम लोग यहां पे कि सोडियम और पोटेशियम दीज आर हाईली रिएक्टिव। कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इन्हें केरोसिन में डिप करके रखा जाता है। इसीलिए इन्हें डिप्ड इन केरोसिन, केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। डिप्ड इन केरोसिन। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो बेसिक चीजें मैं बताता चलूंगा, बेसिक चीजें आप लोग सीखते चलेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि पहले हमने अवस्था को लेकर बात करी कि ठोस होता है, और ठोस के अंदर एक और प्रॉपर्टी हमने देख ली कि ठोस के साथ साथ वो क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन हमें एक्सेप्शन भी साथ साथ में मिलते जा रहे हैं और उनके बारे में ही हम लोग सीखते जा रहे हैं। चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तीसरी प्रॉपर्टी की, तो तीसरी जो प्रॉपर्टी है ये कहता है कि जो मेटल होते हैं, जो धातुएं होती हैं, तो वो हमेशा और हमेशा डक्टाइल होती हैं। क्या होती हैं? डक्टाइल होती हैं। हिंदी में से कहते हैं तन्यता। और तन्यता का मतलब क्या है? कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, पतले तार में परिवर्तित किए जा सकते हैं। क्या लिखेंगे? पतले तारों में, मतलब तार हो जाएगा, पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। अब डक्टाइल जितने भी मेटल हैं वो सारे क्या हैं? डक्टाइल है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लेकिन सारे क्या हो जाएंगे? सोडियम तो क्या है? सॉफ्ट होता है, तार नहीं बनाया जा सकता है ना। जो लिक्विड स्टेट में उनको भी पतले तार में नहीं बना सकते, लेकिन मोस्टली जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं? डक्टाइल्स होते हैं। लेकिन अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा होता है? क्या बनता है कि मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा होता है? तो याद रखेंगे गोल्ड जो है एक ऐसा मेटल है, एक ऐसी धातु है जो सबसे ज्यादा डक्टाइल होती है। इतनी डक्टाइल कि इतना पतला तार होगा कि आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा। इतना पतला तार होगा कि ये आपको आंखों से दिखाई ही नहीं देगा। ये चीज आप हमेशा याद रखना। इसके बाद प्रॉपर्टी आती है चौथी प्रॉपर्टी, और चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि जितने भी मेटल हैं वो सारे के सारे मेलेबल होते हैं। नाउ मेलेबल का मतलब क्या है हिंदी में? अगर हम देखें जैसे आघात बढ़ता कहते हैं,
ठीक है, इसे क्या कहते हैं? आघात बर्णता कहते हैं। एक मिनट रुकना दोस्तों। ठीक है, तो मैं लेवल को क्या कहेंगे हम? बर्णता कहते हैं, हम लचीला कह लो आसान भाषा में, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? हिंदी आसान भाषा में इसे हम लचीला कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट, बहुत ही पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या लिखेंगे हम इसमें? पतली चादर में परिवर्तित। ठीक है, बहुत ही पतली चादर में इसे परिवर्तित किया जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मेलेबिलिटी कहते हैं। अब फिर से वही चीज बन सकती है, फिर से वही चीज पूछी जा सकती है कि जरा बताइए सबसे ज्यादा मेलेबल कौन सा होता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताएंगे मोस्ट मेलेबल कौन सा है, तो आंसर होगा गोल्ड। क्या हो जाएगा? गोल्ड। समझ में आ रही बात? क्या हो जाएगा? गोल्ड। तो देखो, मैं बहुत साफ साफ चीजें लिखने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपको एकदम क्लास जैसी फीलिंग आए, और आपको इसी तरीके की क्लास प्लस पे भी मिलेगी। तो कोशिश करिए कि जो है आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके इसी तरीके से पढ़ाई कर सकें। तो हमारे पास 4 प्रॉपर्टी हो गई हैं। अब हम चलते हैं 5वीं प्रॉपर्टी की तरफ। और 5वीं प्रॉपर्टी कौन सी है? मेलेबल हो गया, डक्टाइल हो गया। अब हम इसे कहते हैं सोनोरस। नाउ व्हाट इज सोनोरस? तो सोनोरस वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के हिसाब से किसी भी मेटल को अगर आप ठोकोगे, पीटोगे, तो वो आवाज क्रिएट करेगा। ठीक है, क्या क्रिएट करेगा? आवाज क्रिएट करेगा। ये चीज भी आप याद रखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? इससे आवाज क्रिएट होती है, आवाज उत्पन्न करना। क्या करना? आवाज उत्पन्न करना। इसे हम सोनरस कहते हैं। घंटी बनाई जाती है कॉपर की, तो इसी प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है कि जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखेंगे? कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जितने भी मेटल हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर कहे जाते हैं। लेकिन एक समस्या, एक क्वेश्चन बनता है कि कोई भी मेटल कंडक्टर क्यों है? क्योंकि उस मेटल के अंदर मौजूद हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी मेटल कंडक्टर इसलिए होता है क्योंकि उस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। उनके कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, मतलब ऐसे समझ लो कि कंडक्शन बैंड जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और बैलेंस बैंड जहां से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, उनके बीच की दूरी इतनी कम होती है कि वो तुरंत के तुरंत जंप करके चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो कोई भी धातु अगर कंडक्टर है तो उसके होने का मुख्य कारण फ्री इलेक्ट्रॉन। कभी पूछ ले आपसे कि बताइए ये जो है तांबा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रिसिटी को इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, 2015 और 2016 में मैंने लोअर पीसीएस का इंटरव्यू दिया था। वो होता था इंटरव्यू, अब तो बंद हो गया। तो उसमें उससे यही पूछा था कि कोई भी धातु इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो मुख्य कारण होता है उस कंडक्टर में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो, लेकिन समस्या यह है कि हमारे साथ में एक्सेप्शन भी हमें याद करके रखने हैं। तो एक्सेप्शन क्या है वो भी ध्यान करें। एक्सेप्शन ये है दोस्तों कि जितने भी लेड एक ऐसा कंडक्टर है, लेड एक ऐसा मेटल है, लेड इज द ओनली मेटल, एक अकेला ऐसा मेटल है जो कि बैड कंडक्टर। बोलो बात समझ में आ रही है? तो लेड एक अकेला ऐसा मेटल है जो बैड कंडक्टर की तरह कार्य करता है, गुड कंडक्टर की तरह कार्य नहीं करता है।
क्लियर है भाई मेरे? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आगे चलें। अच्छा, अगर आपसे कहें कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जरा बताइए कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो भाई मैं बताता चल रहा हूं, ध्यान देंगे। सबसे बेस्ट जो कंडक्टर होता है किसी भी मेटल में, तो सबसे पहले है एजी। एजी बोले तो सिल्वर। सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सबसे बढ़िया कंडक्टर माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो फिर कॉपर आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, फिर कॉपर आ जाता है ना। तो इसके बाद में जो सबसे अच्छा कंडक्टर है वो कॉपर होता है, फिर गोल्ड होता है, एल्यूमिनियम भी होता है। ये इसके आगे ही आएगा, एजी के बाद में गोल्ड आएगा, उसके बाद कॉपर आएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम आएगा। तो ये बेस्ट कंडक्टर के बारे में एक तरीके की बात है जो आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, आगे चलें, आगे चलते हैं। एक बात और, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है कि जो भी मेटल है वो लस्ट्रस, क्या है वो, सारे के सारे लस्ट्रस है ना। व्हाट इज लस्ट्रस? लस्ट्रस का मतलब होता है चमकीले। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? चमकीले। तो जितने भी मेटल हैं वो सारे के सारे चमकीले होते हैं। आप किसी मेटल को देखोगे आपको चमक पैदा देखेगी। मेटल सोना हो गया, चांदी हो गया, और सोना तो इतना चमकीला है, पीली धातु होती है कि सालों हजारों साल तक रखे रहोगे खराब नहीं होगा, वैसा का वैसा बढ़िया एकदम टिप टॉप दिखाई देगा। तो जो जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 की। प्रॉपर्टी नंबर 8, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल की दो चीजें आपको याद रखनी है, वो है मेटल का बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। बीपी बोले तो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हिंदी में क्या कहते हैं? क्वथनांक। हिंदी में क्या कहते हैं? क्वथनांक। और दूसरा होता है मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा होता है मेल्टिंग पॉइंट, हिंदी में क्या कहते हैं? गलनांक। तो मेटल के जो क्वथनांक और गलनांक हैं वो दोनों ही ज्यादा होते हैं। इसका भी हाई है, इन दोनों के भी हाई होते हैं, इन दोनों के ही ज्यादा होते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा? एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। एक्सेप्शन इसमें भी है। एक्सेप्शन क्या है कि गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी कम होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट कर जाता है ना। कोई पूछा जाए कि सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल का है, तो पहले तो मरकरी आ जाएगा, वो तो शुरू पहले से ही लिक्विड फॉर्मेट में है, और फिर हमारा गैलियम आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो फिर बात एक और आगे निकल जाएगी। आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो आपका आंसर बनेगा सर डब्ल्यू। डब्ल्यू का मेल्टिंग पॉइंट 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आधे बच्चों को लग रहा होगा सर ये डब्ल्यू कौन है, तो डब्ल्यू कोई नहीं है, डब्ल्यू टंगस्टन को कहते हैं। टंगस्टन को कहते हैं। टंगस्टन का जो अयस्क होता है उसका नाम है वुल्फ्राइमाइट। तो वुल्फ्राइमाइट में डब्ल्यू आता है, तो वहीं से उसका नाम डब्ल्यू। ठीक है, तो हाईएस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3300 डिग्री सेल्सियस, जो कि टंगस्टन का होता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो मेटल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को लेकर मैंने आपको चीजें बता दी हैं। ठीक है भाई मेरे, आगे चलें अगले पार्ट की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट, अगर लोएस्ट पूछा जाए आपसे, यहीं पे लिख देता हूं मैं, यहीं पे लिख देता हूं कि अगर लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए, तो आपको याद रखना है, एक तो है गैलियम, और गैलियम के साथ साथ में सीजियम भी याद रखना है। गैलियम के साथ साथ में सीजियम भी आपको याद रखना है। तो गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। ठीक है भाई मेरे,
बात समझ में आ गई। तो टोटल मैंने आपको 8 प्रॉपर्टी बताई है। क्या बताई है? टोटल मैंने आपको 8 प्रॉपर्टी बताई है मेटल की। सबसे पहली प्रॉपर्टी उसकी अवस्था के बारे में, वो ठोस होता है, लेकिन एक्सेप्शन में गैलियम और मरकरी लिया है। गैलियम रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री तापमान पर द्रव अवस्था में हो जाता है, और मरकरी पहले से ही द्रव अवस्था में मौजूद है। मरकरी का अयस्क शनिवार होता है, इसकी डेंसिटी 13.6 है। मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल हार्ड होता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। काफी ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण इन्हें केरोसिन में डिप करके रखा जाता है। मेटल डक्टाइल होता है, और सबसे ज्यादा डक्टाइल जो मेटल है वो गोल्ड है। इसी तरह मेटल मेलेबल होता है, और सबसे ज्यादा मेलेबल जो मेटल है वो क्या है? वो भी गोल्ड है। उसके बाद मैंने बताया कि सोनरस होते हैं, आवाज उत्पन्न करते हैं। मेटल कंडक्टर बहुत बढ़िया कंडक्टर होते हैं, जो कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हैं। लेकिन लेड एक ऐसा कंडक्टर है जो गुड कंडक्टर की जगह बैड कंडक्टर भी होता है। आगे चलो, मेटल जो है वो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब चमकीले होते हैं, है ना। बहुत सारे मेटल आप देखो चमकीले दिखाई देंगे। इसके बाद मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से दोनों ही ज्यादा रखते हैं। मेटल जितने मेटल उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। लेकिन एक्सेप्शन में सबसे जो कम मेल्टिंग पॉइंट जो है वो गैलियम और सेजियम का होता है, बहुत ही कम होता है हाई होने की जगह। लेकिन सबसे हाईएस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो टंगस्टन का होता है। और लास्ट बात, जहां से शुरुआत होती है मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो हम ये कहते हैं कि जितने भी मेटल होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव? ऐसे मेटल जिनके पास टेंडेंसी होती है टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, ऐसे मेटल्स को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इन नेचर कहते हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बस यही बात थी जो समझानी थी कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, अब हम इसके बाद समझेंगे मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, बोलो समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है? चलो, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग लगाएंगे आप लोग फटाक से, क्या लगाएंगे सभी लोग? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातु के रासायनिक गुण। क्या लिखेंगे? धातु के रासायनिक गुण। ठीक है, लिखिए फटाक से डालिए, और इसकी हम शुरुआत करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। लिख लीजिए फटाक। तो गाइस, धातु के जो रासायनिक गुण हैं उनमें मुख्य रूप से 3-4 चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, या 3-4 चीजों के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। 3-4 चीजों के बारे में ही हम बात करेंगे। जो धातुएं हैं वो अलग अलग चीजों में किस तरीके से प्रतिक्रिया करती हैं, रिएक्शन देती हैं। तो अगर धातु को जलाया जाए, या अन्य भाषा में कहें, एक अलग बात में कहें, तो हम कहें कि धातु का जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं। देखिए, दोनों एक ही बात है। किसी भी वस्तु को जलाना या उस वस्तु का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, एडिशन कराना, वो दोनों एक ही बात है। क्योंकि कोई वस्तु तभी जलती है जब उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है। या फिर अगर इन जनरली अभिक्रिया नहीं भी हो रही है, उसमें आग नहीं भी लग रही है, बड़ी बड़ी लपटें नहीं निकल रही हैं, तो भी हम ये बात कह सकते हैं कि उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो। जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो ये एक तरीके का धातु का जलना ही हुआ, है ना। सोडियम में अगर हो रहा है तब भी वो एक तरीके का धातु का जलना ही हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन की जो सबसे पहला रासायनिक गुण जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो है धातु का बर्निंग ऑफ मेटल। क्या कहेंगे हम?
बर्निंग ऑफ मेटल, ठीक है, बर्निंग ऑफ मेटल, जिसे हम बोल सकते हैं धातु का दहन, धातु का दहन, और रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये भी कह सकते हैं, ये भी वही बात है, कान कैसे भी पकड़ो, पकड़ना तो आपको कान ही है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करना, एक ही बात है ना। अब अगर आप रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो मैं ये कहूंगा कि जब भी किसी मेटल को, ध्यान देंगे दोस्तों, हम ये कहेंगे कि जब भी किसी भी मेटल को, ठीक है, जब भी किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया की जाती है, तो हमेशा और हमेशा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। क्या मैंने बोला कि जब भी किसी भी मेटल की अभिक्रिया ऑक्सीजन से की जाती है तो मेटल ऑक्साइड निकलता है। ऑक्सीजन, अभी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, अभी आगे जाके निकलेगी, जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तब उसमें निकलेगी और मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर सोडियम का अभिक्रिया हमने किया, ठीक है, तो हमने सोडियम की अभिक्रिया की ऑक्सीजन के साथ में, तो ये हमारा बन गया नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, मतलब NO2 भी बनता है और N2O भी बनता है, दोनों ही बनते हैं, दोनों ही सही हैं। अभी मैं बना देता हूं 2Na2O, ठीक है, Na2O ये बनेगा, प्रॉपरली यही बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसकी 1 होती है, तो डेफिनेटली बराबर करने के लिए यहां 2 का गुणा करना पड़ेगा, यहां 1 का गुणा करना पड़ेगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा N2O। अब ये जो N2O है, इसके बारे में मुझे आपको बहुत सारी चीजें बतानी है। क्या बतानी है कि जो N2O है दोस्तों, ये क्या है, ऑक्साइड है, तो हम ये कहेंगे कि ये एक ऑक्साइड है, लेकिन ये जो ऑक्साइड है ये बेसिक नेचर का है, इसमें लिटमस पेपर डालोगे तो बेसिक करेक्टर देगा। तो यानी कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर की होते हैं, ये बात हमें समझ में आ रही है। जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो सारी के सारी बेसिक नेचर की होते हैं, ये बात मुझे समझ में आ रही है, लेकिन एक्सेप्शन इज देयर, और एक्सेप्शन ये कहता है, एक्सेप्शन ये कहता है कि Al2O और ZnO, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं, ये दोस्तों एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ना व्हाट इज एम्फोटेरिक नेचर? एम्फोटेरिक वो नेचर होता है जो एसिड रिएक्शन भी, मतलब एसिड करेक्टर भी देता है और बेस करेक्टर भी देता है। तो ऐसा नेचर, ऐसा इस तरीके का कारण जो एसिड और बेस दोनों ही करेक्टर को दे, उसे हम एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। बात समझ में आई? आगे चलें, ये बात समझ में आ गई। दूसरी जो चीज है वो है रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है, रिएक्शन विद वाटर। पानी में डुबाया गया, आग में जलाया गया, पानी में डुबाया गया, तो पानी में डुबा लेते हैं, पानी के साथ अभिक्रिया करा लेते हैं। तो जब भी किसी भी मेटल की पानी के साथ में अभिक्रिया कराई जाए, जब भी किसी मेटल की पानी के साथ में अभिक्रिया कराई जाएगी, वो एक तो क्षार बन जाएगा, बेस बन जाएगा, या बेस का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि वो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, या फिर ऑक्साइड ही बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने लिया Na और सोडियम को मैंने पानी में डाल दिया, तो सोडियम को पानी में डालते ही हमें क्या बना, सोडियम को पानी में डालते ही Na+H2, तो हमारा बन के निकला NaOH + H2।
ये बचा। तो जब भी हमने Na को H2O में डाला तो बचा बना NaOH प्लस H2। अब ये जो H2 गैस है ये तो रिलीज होगी, कैसे रिलीज होगी? पॉप साउंड के साथ में, रिलीज्ड विद पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ में ये रिलीज की जाएगी, बाहर निकलेगी। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, एल्यूमिनियम, ये मैं यहां पे एक्सेप्शन लिख देता हूं क्योंकि ये जरूरी है। एक्सेप्शन कहता है एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, ये सारे के सारे स्टीम वाटर के साथ में रिएक्शन देते हैं, स्टीम वाटर के साथ में रिएक्शन देते हैं, लेकिन नॉर्मल वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, नॉर्मल पानी के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। तो हम कहेंगे नॉन रिएक्टिव, है ना। नॉर्मल वाटर के साथ में कहेंगे तो नो रिएक्शन। बोलो बात समझ में आई आपके? ज्यादा नहीं तो थोड़ा समझ में आया होगा, जितना समझ में आया उतना बढ़िया, है ना। क्या हमने कहा कि एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन नॉर्मल वाटर के साथ में तो रिएक्शन देते हैं, सॉरी स्टीम वाटर के साथ में तो रिएक्शन, स्टीम का मतलब गर्म पानी के साथ में, लेकिन नॉर्मल पानी के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो गर्म भाप के साथ में अभिक्रिया करता है? तो ये याद कर लो, ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में। ठीक है, तो इसे याद कर लो। तो अभी हमने क्या क्या जाना? अभी हमने जाना कि भाई ये दो, पानी के साथ में ऐसे अभिक्रिया होती है और ऑक्सीजन के साथ में ऐसे अभिक्रिया होती है। तीसरा जो पार्ट है हमारे पास वो है रिएक्शन विद एसिड, खासकर डाइल्यूट एसिड। ठीक है, रिएक्शन मेटल विद डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ में अभिक्रिया। ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ में अभिक्रिया। तो हम क्या लिखेंगे? Na सोडियम प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस हाइड्रोजन। निकल रहा है बाहर? एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, और ये एग्जाम्पल बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है बिल्कुल बढ़िया है। Na सबसे आसान तरीका है कोई भी रिएक्शन जानने का। आप सीधे सीधे उसको लिखेंगे, सीधे सीधे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज हो रही है। ठीक है, अब यहां पर हमने एक चीज जान ली, एक जनरल फॉर्म ने जान लिया कि जब भी मेटल को एसिड के साथ में अभिक्रिया कराएंगे वो हमेशा सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या कहता है? एक्सेप्शन कहता है, ठीक है, एक्सेप्शन कहता है कि HNO3 थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा अलग तरीके से रिएक्ट करता है। नाइट्रोजन जो नाइट्रिक एसिड है वो मैग्नीशियम, किसके साथ में? मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ में, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, लेकिन बाकी एलिमेंट के साथ में कोई गैस रिलीज नहीं करता। तो हम क्या लिखेंगे? HNO3, बट HNO3 did not release hydrogen gas with other metals, with others metal। दो को छोड़ दो, और दो में कौन कौन से हैं? दो में एक तो है मैग्नीशियम और दूसरा कौन सा है? मैग्नीज। तो Mg और Mn को छोड़कर
ये कभी भी क्या नहीं करता है, मेटल नहीं देता, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। अभी मैं कभी फिर बता दूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये क्या होता है, ये अभी जानने की जरूरत नहीं है। कभी समय मिलेगा तो उसको हम फिर से पढ़ाएंगे, फिर से समझाएंगे, वहां पर चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है भाई, तो तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं। तीन चीजों में मैंने क्या क्या बताया है आपको, तीन चीजें मैंने आपको बताया कि रिएक्शन एसिड के साथ में ये कैसे रिएक्शन करेगा, अम्लों के साथ में ये कैसे रिएक्शन करेगा। ठीक है, और अगर हम लवण की बात करें तो लवण के साथ में कैसे रिएक्शन करेगा, अगर वो लवण सॉल्ट का ही है तो दूसरे वाली लवण को डिस्प्लेस कर देगा, क्या करेगा। ठीक है, देखो कैसे करेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। चौथा चीज है कि रिएक्शन विद मैट, क्या लिखेंगे, चौथा रिएक्शन विद अदर मेटल सॉल्ट। अभी तो एक सॉल्ट बनाया ना NaCl, NaCl क्या है, एक सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट कह सकते हैं या सॉल्ट कह सकते हैं, एक ही बात है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं कि लिखा हुआ है, सपोज दैट मैग्नीशियम, ऐसे कह लो कि लिखा हुआ है NaCl प्लस KCl, NaCl प्लस K, इसकी अभिक्रिया कराओ। एग्जाम्पल दिया कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम की अगर अभिक्रिया कराई जाए तो क्या निकल के आएगा। तो हमें फिर देखना पड़ेगा कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा बाहुबली है। अब भैंस लेके जा रहे हो, आप कमजोर हो, दूसरा ये दबंग मिल गया, चार लठैत उसके साथ में है, उसने तुमसे कहा कहां जा रहे दद्दा, सर हम जा रहे हैं भैया, वहां जा रहे हैं थोड़ा भैंस लेके। कहा अच्छा, भैंस यहीं छोड़ के जाओ और जाओ अकेले। अब तुम क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। कुछ ऐसी अभिक्रिया यहां पे भी है। अभिक्रिया का मतलब यह है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, और कौन सा ज्यादा ताकतवर है इसके लिए एक एक्टिविटी सीरीज है जो हमें याद रखनी है। इसे कहते हैं मेटल एक्टिविटी सीरीज। कौन जितना ताकतवर, मेटल एक्टिविटी सीरीज। जो मेटल एक्टिविटी सीरीज है इसमें ऊपर से नीचे की तरफ मैं सारे मेटल लिख दूंगा। ठीक है, कौन कौन से मेटल है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये टॉप के वो मेटल हैं जो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, इनकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। इसके बाद आता है एल्यूमिनियम, जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड। ठीक है, आयरन और लेड तो मैंने ऊपर के बता दिए। उसके नीचे हाइड्रोजन आ जाता है, हाइड्रोजन के नीचे वाले भी हैं कुछ, उन्हें आप देख लेना, अपने अभी सर्च करोगे ना, इसके जस्ट नीचे हाइड्रोजन स्टार्ट होता है। तो हाइड्रोजन से नीचे और भी ज्यादा ऐसे हैं जो हाइड्रोजन से भी ज्यादा कमजोर है, मैंने टॉप की बता दिया आपको। तो ये क्या करेगा, ये आपकी रिएक्शन जो देगा वो Cl को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये हो जाएगा KCl और Na अलग हो जाएगा। कहने के एग्जाम्पल है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस इज नॉट द एक्चुअल रिएक्शन कि भाई एक्चुअल रिएक्शन सर ऐसी होगी, हो सकता है ये रिएक्ट ही ना करें, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो आप समझ में आ गई होगी बात। ठीक है भाई, बोलो क्लियर है इतनी बात। तो एक्टिविटीज हमने सीरीज देख ली, हमने इसके केमिकल प्रॉपर्टीज हमने आपको देखी है, केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है धातु अधातु में जो रिएक्शंस होती हैं वो आयनिक कंपाउंड्स बना लेते हैं, जैसे कि NaCl में हो रहा है। NaCl में क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड बना लेता है। तो ये भी आपको याद रखना है, जब भी NaCl की बात आएगी हमेशा याद रखना कि ये आयनिक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है भाई मेरे, आगे चलें क्या, अब हम चलते हैं धातुओं की तरफ, उनके अयस्क की तरफ, उनसे बनने वाले कंपाउंड की तरफ। ठीक है, तो हम हेडिंग क्या डालेंगे, हम हेडिंग डालेंगे ऊपर सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज, दोनों मैंने बता दी। अब हम लिखेंगे मेटल एंड देयर कंपाउंड एंड फोर्स। तो मेटल, उनके यौगिक और साथ साथ में उनके अयस्क, धातु, ठीक है, यौगिक और उनके अयस्क, ये हमारे टॉपिक रहेगा
इसमें हम अलग अलग धातुओं के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ में उन धातुओं के अयस्क के बारे में भी पढ़ेंगे और कुछ प्रॉपर्टी वगैरह होती है तो वो भी हम जान लेंगे। ऐसे करके हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिल्वर से। किससे स्टार्ट करते हैं? तो सबसे पहले जो हमारा मेटल लेके चलेंगे वो है सिल्वर। तो पहला मेटल हमारा हो गया सिल्वर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Ag से, अर्जेंटाइट होता है ये। तो रिप्रेजेंट तो हमने किया Ag से और है मेटल हमारा कौन सा? सिल्वर। अब हम सिल्वर के बारे में क्या क्या चीजें जानते हैं। तो सिल्वर के बारे में हम पहली चीज तो ये जानते हैं कि दिस इज गुड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? ये सबसे बढ़िया सुचालक है, बेस्ट कंडक्टर। पहली चीज तो हम ये जानते हैं, सबसे बढ़िया धातु है, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा कंडक्ट कराता है और हीट भी अच्छे से कंडक्ट कराता है, ठीक है। दूसरी चीज समझेंगे दोस्तों कि ये भी गोल्ड की तरह ही कुछ वैसा है जो जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, जल्दी रिएक्शन नहीं देता है, आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं। अब इसके अगर हम अयस्कों की बात करें, अगर इसकी हम अयस्कों की बात करें तो इसका एक अयस्क होता है जिसका नाम है हॉर्न सिल्वर। क्या नाम है? हॉर्न सिल्वर। पता है आपको कि नहीं पता है? पता होना चाहिए। ये इसका अयस्क है। लिखा क्या होता है? हॉर्न सिल्वर। इसी तरीके से एक और सिल्वर होता है जिसे कहते हैं रूबी सिल्वर। क्या होता है? रूबी सिल्वर। ये दोनों ही इसके अयस्क हैं। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, आपको क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि बताइए इनमें से ऐसा कौन सी चीज है जिसमें सिल्वर है ही नहीं लेकिन नाम में सिल्वर है, लेकिन सिल्वर है नहीं। कौन सी ऐसी चीज है? तो उस चीज का नाम है दोस्तों, उस चीज का नाम है जर्मन सिल्वर। इसके नाम में तो सिल्वर है लेकिन सिल्वर है नहीं। एक्चुअली में जर्मन सिल्वर एक एलॉय है जो कि कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर बना होता है। कॉपर, जिंक और टिन से मिलकर, कॉपर, जिंक और टिन से मिलकर बना होता है और इसमें कहीं भी सिल्वर नहीं होता। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए जर्मन सिल्वर में कितना % सिल्वर है, तो याद रखना सिल्वर उसमें नहीं होता है, केवल दिखाने के लिए है। निकेल भी होता है, सॉरी इसमें जिंक टिन नहीं होता बल्कि निकेल ही होता है। कॉपर, जिंक एंड निकेल, कॉपर, जिंक और निकेल, सही है, सही बनाया था मैंने शुरू में, ठीक है। तो कॉपर, जिंक और निकेल होता है किसमें? जर्मन सिल्वर। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसे नेटिव सिल्वर भी कहते हैं और अर्जेंटाइट भी कहते हैं। अर्जेंटाइट में कुछ भी नहीं होता है, एजीएस होता है, सिल्वर सल्फाइड होता है, उसे वो भी इसका अयस्क होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि भाई सिल्वर के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। आगे चलें। अब सिल्वर को लेके दो और महत्वपूर्ण चीजें समझेंगे दोस्तों, और वो है इनके उपयोग के बारे में। इनके उपयोग के बारे में हमें पता है कि इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, एक कंपाउंड होता है सिल्वर आयोडाइड, AgI। दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का उपयोग हम कृत्रिम वर्षा कराने में करते हैं। क्या कराने में करते हैं? कृत्रिम वर्षा। कभी भी आपको याद पूछ लिए कि भैया बताइए एक जगह पर अबू धाबी में या फिर सऊदी अरेबिया में कृत्रिम वर्षा हुई है और इसमें किसका उपयोग किया गया, तो याद रखेंगे सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है? दूसरी चीज होती है AgNO3, कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। कभी आपने वोटर देने गए होंगे, 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाए थे, तो जब भी हम मतदान देने जाते हैं तो मतदान देने के बाद वो आपकी उंगली में इंक लगा देता है। इस इंक से ये पता चलता है कि भैया दोबारा देने तो नहीं आ रहा है। लेकिन आजकल के लोग एडवांस हो गए, उन्हें पता है कि उस इंक को कैसे हटाना है, उन्हें पता है कि उस इंक को हटा के हमें दोबारा से वोट कैसे देना है। तो AgNO3 का उपयोग किया जाता है किस तरीके की इंक बनाने में, जिसे कहते हैं वोटर इंक या फिर थंब इंक। तो इसे वोटर इंक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, वोटर इंक। समझ गए होंगे? बाकी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन आप समझ जाइएगा, नोट्स बनाइएगा तो प्रॉपर्ली लिखते जाइएगा। तो वोटर इंक बनाने में हम AgNO3 का उपयोग करते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इसका एक नाम भी होता है, जो इस बार NTPC ने पूछा है कि लूनार कास्टिक किसे कहते हैं। तो लूनर कास्टिक इसी को कहा जाता है, AgNO3 को। किसको कहा जाता है? AgNO3 को लूनर कास्टिक का नाम भी दिया जाता है। तीसरी जो चीज है वो है AgBr। क्या कहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। लिख देते हैं यहां पर AgBr। क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। इसका उपयोग कहां करते हैं?
तो दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हम फोटोग्राफी में करते हैं। आप सबको पता है कि फोटोग्राफी के साथ साथ में जो मिरर वगैरह होते हैं उसमें भी सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से हमें याद रखना है कि फोटोग्राफी में AgBr का उपयोग किया जाता है। हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, जर्मन सिल्वर, कृत्रिम वर्षा, ये चीजें छोटी छोटी चीजें, बस आपको लिखते चलना है और अपने नोट्स बनाते हुए साथ साथ में चलना है, ठीक है। तो ये हो गया पहला मेटल हमारा जिसका नाम था सिल्वर। अब हम चलते हैं दूसरे मेटल की तरफ जो कि है गोल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोना है सदा के लिए ठीक है। तो सोना जो है हमेशा सही रहता है। चलिए, तो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो क्या है, गोल्ड। गोल्ड जिसे रिप्रेजेंट करते हैं AU से, इसे औरम कहते हैं, ठीक है। AU मतलब औरम। भारत में गोल्ड की सबसे बड़ी जो खान है वो है कर्नाटक में, इसका नाम है कोलार गोल्ड फील्ड, KGF। मूवी भी आई थी, अगर नहीं देखी तो देख लेना, बहुत ही जबरदस्त मूवी थी। देख के एकदम मन जो है वो भर जाएगा, तसल्ली हो जाएगी। तो गाइस गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड के बारे में सबसे पहली खासियत क्या है, जरा हम ये देखेंगे, ठीक है। तो गोल्ड के बारे में सबसे पहली खासियत तो ये है कि जो गोल्ड होता है वो मोस्ट डक्टाइल, जो कि पहले ही बता चुका हूं मैं, और मेलेबल होता है। मोस्ट डक्टाइल और मोस्ट मेलेबल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसके साथ साथ में ये नॉन नॉन रिएक्टिव मेटल है, वो सबको पता है, इसे नोबल मेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नोबल मेटल या फिर नोबल धातु भी कहते हैं, क्योंकि एक तो ये काफी रिच लोगों के पास होती है और दूसरी चीज किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है। दोनों ही आपको पता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप लोग आभूषण बनवाने तो जाते ही होंगे। तो जब हम आभूषण बनवाने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें 24 कैरेट का गोल्ड है, 22 कैरेट का गोल्ड है। 24 कैरेट का मतलब क्या, तो हम एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे कि जो गोल्ड की प्योरिटी है, जो गोल्ड की प्योरिटी है इसे कैरेट में मापा जाता है, और 24 कैरेट इज 100% प्योर। 24 कैरेट मतलब 100% प्योर। बोलो समझ में आई। अब RRB NTPC ने एक प्रश्न पूछा है कि बताइए 18 कैरेट में कितना, यार ज्यादा हो गया, ये कभी कभी ज्यादा मिट जाता है, 100% 100% प्योर, ठीक है। ये 18 कैरेट कितने परसेंट प्योर होगा, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 18 कैरेट का मतलब क्या है, ठीक है। हम लिखेंगे कि 18 कैरेट का मतलब ये हुआ कि जब 24 कैरेट है तो 24 100% प्योर है, तो 18 कैरेट कितना हो गया, तो हम लिख देंगे, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे कि भाई 24 कैरेट में 100%, तो एक कैरेट में 1/100/24, तो 18 कैरेट मल्टीप्लाई बाय 18, 6 × 4 = 24, 6 × 3 = 18, 4 से 25 बार गया, 25 से 75, 75%। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये भी लिख लेना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी लिख लेना, ठीक है भाई दोस्त, समझ में आ गई बात। एक मिनट ना दोस्तों चलिए, आगे चलें।
अब समस्या ये है कि जो 100% 24 कैरेट का गोल्ड होता है, दिस इज वेरी 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 सॉफ्ट। ये इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि इस गोल्ड को आप थोड़ा सा भी तोड़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा भी आप इसे मोड़ने की कोशिश करेंगे, ये टूट जाएगा, ये चटक जाएगा। बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा भी आप करेंगे तो इतना ज्यादा सॉफ्ट होने के कारण ही हम क्या करते हैं कि गोल्ड में क्या मिलाते हैं, एड कॉपर एंड निकल टू मेक गोल्ड हार्डर। ठीक है, कॉपर और निकल मिलाया जाता है ताकि इसे थोड़ा सा हार्ड बनाया जा सके, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, आभूषण बनाने पर वो टूटे ना, इसीलिए इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें कॉपर और निकल मिला देते हैं। तभी जितने भी गोल्ड देखिए आओगे वो 24 कैरेट के नहीं होते, 22 कैरेट के होते हैं, 30 कैरेट के होते हैं, 25 कैरेट के होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। अब अगर हम इनके अयस्क की बात करें दोस्तों, तो अगर हम इसके अयस्क की बात करें कि गोल्ड के कौन कौन से अयस्क होते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे अयस्क हैं, लेकिन इन जनरली अगर हम देखें तो हमें याद रखना है Au, इसे सिल्वेनाइट कहते हैं और कैल्वेराइट कहते हैं, दो याद रखना है। एक का नाम है सिल्वेनाइट और दूसरे का याद रखना है कैल्वेराइट। और जो मैं लिखवा रहा हूँ ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए, तो अपने तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। जो लिखवा रहा हूँ बोर्ड पे जो लिख रहा है वो सब इंपॉर्टेंट है। तो क्लास शुरू होने के पहले मैं बता देता हूँ, फिर से बताया था फिर बता देता हूँ कि जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगली तरफ। अगला जो पार्ट है हमारा, अगला जो मेटल है वो है आयरन। ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा आयरन। आयरन मतलब लोहा। दोस्तों लोहे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो लोहा जो आयरन है वो मोस्टली जो चीजें हैं वो सभी हम लोहे की बनाते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है इसकी, बहुत ही अच्छा हार्ड होता है, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। और हमारे अर्थ क्रस्ट में सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। कौन सा है ये? सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ध्यान देंगे तो पहली चीज हम क्या लिखेंगे, पहली चीज तो हम ये लिखेंगे, आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, फेरम कहते हैं इसे, तो हम लिखेंगे सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। एलिमेंट नहीं बल्कि मेटल कहो, है ना, एलिमेंट दूसरा हो जाएगा। तो पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है, फर्स्ट पर है एल्यूमिनियम। फर्स्ट पे कौन सा है? एल्यूमिनियम। दूसरा देखो, आयरन के जो अयस्क हैं उनसे क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके 4 अयस्क हैं। इनकी जो है वो 4 अयस्क हैं। कौन कौन से अयस्क हैं? सबसे पहले है मैग्नेटाइट, जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखते चलना, ठीक है। दूसरा क्या है? हेमेटाइट। तीसरा कौन सा है? लेमोनाइट। और चौथा कौन सा है? सिडेराइट। ठीक, 4 अयस्क हो गए। अब क्वेश्चन यहां पे बनता है कि सबसे ज्यादा आयरन किसमें पाया जाता है, परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए तो 72% मैग्नेटाइट में पाया जाता है। लगभग 72.4% किसमें पाया जाता है? मैग्नेटाइट में पाया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट है।
हेमेटाइट में वही 69% के अराउंड में पाया जाता है ना। इसी तरीके से सोन इसमें थोड़ा 55% के अराउंड पाया जाता है, और जो है इसमें 48% के अराउंड पाया जाता है। तो इसमें भी लिख देता हूँ 55% के अराउंड में, और इसमें जो है 48% के अराउंड में मुख्य रूप से आयरन पाया जाता है, बाकी सारी इम्प्योरिटी है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल। अब इसके अलावा एक और चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आयरन पाइराइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान देना दोस्तों, इसे आयरन पाइराइट कहते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज यह है दोस्तों कि आयरन पाइराइट को फूल्स गोल्ड कहा जाता है, मूर्खों का सोना। फूल्स गोल्ड कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। थोड़ा सा ये सोने की तरह का कलर देता है ठीक है, लेकिन सोना नहीं होता है। थोड़ा सा ये कलर तो देगा लेकिन वो सोना नहीं होगा। तो आयरन के बारे में हमें इतनी चीजें याद रखनी है। ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा कभी कभी आयरन के प्रकार भी पूछ लिए जाते हैं, और आयरन के अयस्क भी पूछ लिए जाते हैं। हम दोनों के बारे में बात करेंगे, तो यहां पे ले लेते हैं इसको। ठीक है, टाइप ऑफ आयरन, यहां पे क्या लिख लेते हैं, हम हेडिंग डाल देंगे टाइप ऑफ आयरन। तो 4 प्रकार का आयरन होता है। सबसे पहला होता है रॉट आयरन। फिर होता है कास्ट आयरन। फिर होता है पिग आयरन। ठीक है, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, पिग आयरन, ये तीनों के तीनों आयरन होते हैं। इनमें पूछा जाता है कि सबसे शुद्ध प्रकार का लोहा, सबसे शुद्ध प्रकार के लोहे का प्रकार, जैसे कोयला होता है ना वैसे लोहा भी है। तो सबसे शुद्ध प्रकार के लोहे का प्रकार कौन सा है, या तो आंसर बनेगा हमारा रॉट आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। इसमें मात्र 0.4% कार्बन पाया जाता है। 0.4% कार्बन पाया जाता है, इसीलिए ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि जरा मुझे बताइए कि रेल की पटरियां किससे बनाई जाती हैं। तो याद रखेंगे, ये जो हमारा कास्ट आयरन है, इससे रेल की पटरी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, रेल की पटरी बनाई जाती है। याद रखिए, पटरी है। ठीक है, समझ गया? तो कास्ट आयरन से हम क्या बनाते हैं, रेल की पटरी बनाते हैं। इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है पिग आयरन, और सबसे इम्प्योर फॉर्म कौन सा, ये वाला है। तो ये आयरन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट एक और इम्पोर्टेंट चीज है। अब हम एक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं स्टील के बारे में, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। इसको ले लेते हैं, ये कलर ठीक है, दिखेगा आपको। तो इसको हम कहते हैं स्टील। स्टील क्या होता है, स्टील एक आयरन का ही भाग है, एक आयरन का ही पार्ट होता है, जिसमें बहुत सारे टाइप्स के जो है मेटल्स पाए जाते हैं। जिसमें कौन कौन से मेटल्स होते हैं, आयरन होता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है, और मैग्नीज होता है। ये चारों के चारों जो मेटल्स हैं वो स्टील के भाग होते हैं। और स्टील को स्टील को स्ट्रॉन्ग मतलब क्या कहते हैं, इनकी एक कठोरता बढ़ाने के लिए, एक बेटर तरीके से इसकी ताकत बढ़ाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको आयरन के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट थी, जरूरी थी। मैंने आपको मोस्टली चीजें बताई हैं आयरन के बारे में जो कि जरूरी हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सोडियम के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम जो है सोडियम के बारे में एसिड बेस सॉल्ट में भी पढ़ाया था आपको। तो मुझे लगता है कि आपको वहां पे ये दोबारा नहीं पढ़ाना पड़ेगा। सोडियम के बारे में मैंने आपको उस टाइम वहां पे बता दिया था, कैल्शियम के बारे में वहां पे बता दिया था, तो इसको दोबारा नहीं बताते, सोडियम को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो आप मेरे एसिड बेस सॉल्ट के लेक्चर में देख लीजिएगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं बोरॉन की। ठीक है, हम बात कर लेते हैं बोरॉन की।
बोरॉन रिप्रेजेंट किससे करते हैं? बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बोरॉन क्या है? बोरॉन एक तरीके का मेटलॉइड है, पहला मेटलॉइड। पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो पहला मेटलॉइड ये आता है, तो हम इसे कहते हैं कि बोरॉन इज अ मेटलॉइड। जब हम बात मेटलॉइड की करेंगे तो आप ये मान के चलेंगे कि मेटलॉइड में मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शामिल होती है। मेटलॉइड में मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शामिल होती है। वो मेटल की तरह भी रिएक्ट करेगा और नॉन मेटल की तरह भी रिएक्ट करेगा। अगर हम इसके ओर की बात करें तो सोडियम का ओर और बोरॉन का ओर लगभग लगभग सेम ही होता है, और ये होता है बोरेक्स। अगर हम इसके अयस्क की बात करें तो इसे हम बोरेक्स कहते हैं, बोरेक्स कहते हैं। और दोस्तों बोरेक्स को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम सुहागा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुहागा। और गाइस बोरेक्स का उपयोग ही ग्लास के मेकिंग में किया जाता है, ग्लास के निर्माण में किया जाता है। अब देखो आजकल ग्लास ऐसे आने लगे टूटते नहीं है, इन्हें टफन्ड ग्लास कहते हैं। गैस वगैरह आती है ना, तो उनके उनमें जो ऊपर ग्लास लगा होता है वो जनरली आप पत्थर वत्थर मारोगे उससे टूटेगा नहीं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसका नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड। यहां पे मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके का कंपाउंड है बोरॉन का। इसका नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड। अब जो ऑर्थोबोरिक एसिड है ये मैं इसलिए बना रहा हूं, इसका फॉर्मूला बनेगा H3BO3। क्या बनेगा फॉर्मूला? H3BO3। और ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जितने ऑइंटमेंट्स आते हैं, ऑइंटमेंट्स मान लो दर्द होता है, कैंसर की जो दवाइयां आती हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर है, या फिर एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक की जो ऑइंटमेंट होते हैं लगाने वाले मलहम, या फिर जो कैंसर के ट्रीटमेंट होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। सो दिस इज यूज्ड इन मेकिंग ointment of cancer, used in making ointment of cancer। और दूसरा used in making antiseptic, used in making एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक के निर्माण में और कैंसर के ऑइंटमेंट के निर्माण में ऑर्थोबोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है भाई, ये चीज भी आपको याद रखनी है। आगे चलें, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट बनेगा वो है हमारा मैग्नीशियम। नेक्स्ट जो हमारे पास मेटल बना वो है कॉपर। मैग्नीशियम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। एक चीज मैं फिर से बता देता हूं कि मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के बिहाफ पर है। जितने क्वेश्चन पूछे गए उन सब का मैंने उनको इकट्ठा किया और उनको मिलाकर एक थ्योरी बना दी। वही मैं थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। अगर मैं पढ़ाने को बैठूं तो 118 एलिमेंट है, पढ़ाते पढ़ाते रात हो जाएगी, लेकिन उनसे क्वेश्चन बने नहीं। जिससे क्वेश्चन बने उनको बता रहा हूं। अब मैं अगर बात करूं कॉपर की, तो कॉपर का नाम आते ही मुझे पहली चीज याद आती है कि क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा मेटल है जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है। तो गाइस एंटीबैक्टीरियल मेटल केवल एक ही है जिसका नाम है कॉपर। एंटीबैक्टीरियल मेटल केवल एक ही है जिसका नाम क्या है? कॉपर। बैक्टीरियस में जो है वो बैक्टीरिया जो है पानी में नहीं लगते हैं, बैक्टीरिया में जो है इसको रिड्यूस नहीं करते हैं, गड़बड़ नहीं करते हैं। आप इसमें पानी रख दोगे तो एकदम बढ़िया बना रहेगा। और पुराने लोग क्या करते थे, जो लोटा रखते थे ना वो भी इसी का रहता था। आपने देखा होगा लोटा वगैरह रहते थे तो वो कॉपर के बना के तांबे के रखे थे, रात में सुबह पीते थे पानी, इसीलिए पीते थे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो कॉपर होता है इसमें दो अलॉय बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण अलॉय हैं। दो अलॉय होते हैं जो बनाए जाते हैं कॉपर से।
कौन कौन से एलॉय हैं? एक तो है ब्रास, दूसरा है ब्रॉन्ज, और तीसरा है रोल्ड गोल्ड। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मैं जिक्र केवल 3 का कर रहा हूं। ड्यूरालुमिन भी है, जर्मन सिल्वर भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 3 का जिक्र कर रहा हूं, ब्रास, ब्रॉन्ज और रोल्ड गोल्ड। ब्रास दोस्तों कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, ब्रॉन्ज दोस्तों कॉपर और टिन से मिलकर बनता है, और रोल्ड गोल्ड दोस्तों कॉपर और एल्यूमिनियम से मिलकर बनता है। रोल्ड गोल्ड को हम कृत्रिम सोना कहते हैं, नकली सोना कहते हैं, जो कि इसमें उपयोग किया जाता है। वहीं पर अगर हम कॉपर के अयस्कों की बात करें तो हमें पता चलता है कि कॉपर के जो अयस्क हैं उनमें आता है मेलासाइट, क्यूपराइट, कॉपर पाइराइट और चेल्कोसाइट। तो अगर हम इनकी अयस्कों की बात करें तो हमें पता चलता है कि मेलासाइट, क्यूपराइट, कॉपर पाइराइट और साथ साथ में चेल्कोपाइराइट कुछ ऐसे अयस्क हैं जिनसे कॉपर निकाला जाता है, कॉपर को बाहर निकाला जाता है। ठीक है भाई, मेरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एंड दैट इज एल्यूमिनियम, जो कि इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम दोस्तों रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप देखोगे घरों में जितने बर्तन बनाए जाते हैं वो सारे के सारे एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट में। मैंने इसके पहले ही बताया है, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, ठीक। अब मोस्ट अबंडेंट की अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट की, एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम से एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका जो है वो अयस्क क्या होता है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। भारत में बॉक्साइट की सबसे ज्यादा मात्रा उड़ीसा में पाई जाती है। सबसे ज्यादा उड़ीसा कहां से निकाला जाता है? बॉक्साइट कहां से निकाला जाता है? उड़ीसा से। तो सबसे ज्यादा बॉक्साइट जो है वो उड़ीसा से निकाला जाता है। इलेक्ट्रिक वायर और किचन यूटेंसिल्स में इसका उपयोग किया जाता है। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक वायर में इसलिए उपयोग करते हैं, एक तो सस्ता है, भाई कॉपर की वायर बनाएंगे, कुछ लोग उखाड़ के ले जाएंगे, तोड़ के ले जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक वायर में इसका उपयोग करते हैं, और किचन की यूटेंसिल में भी इसका उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम के अगर हम अयस्कों की बात करें तो एल्यूमिनियम के लगभग 3-4 अयस्क पूछे जाते हैं, जिसमें एक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बॉक्साइट। इसके अलावा फेल्सपर भी आपको याद रखना है, और इसके अलावा जो है आपको कॉरेंडम भी याद रखना है। तो बाकी ऐसे की मैं बात करूं तो आपको कॉरेंडम और फेल्सपार भी याद रखना है, कॉरेंडम और फेल्सपार, ठीक है। इसके अलावा क्रायोलाइट भी याद रखना है, तो कॉरेंडम, फेल्सपर और क्रायोलाइट, ये तीनों याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं हम तो मरकरी की तरफ। मरकरी को मैं ऐसे ही बता देता हूं, मरकरी की जरूरत नहीं है तो यहीं पे लिख देता हूं। मरकरी में 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है जो बताने की जरूरत है, मरकरी या फिर Hg। तो मरकरी में 2 चीजें हैं, एक तो इसका उपयोग हम स्फेग्नोमैनोमीटर, SPHYG, स्फेग्नोमैनोमीटर, एक तो इसका उपयोग हम कहां करते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर में करते हैं, मतलब जिससे रक्तचाप मापा जाता है। इसके अलावा थर्मामीटर में इसका उपयोग करते हैं, सबको पता है, थर्मामीटर में इसका उपयोग करते हैं। बहुत ज्यादा पॉइजनस भी होता है मरकरी, खा लोगे मर जाओगे। तीसरी चीज, मरकरी का जो अयस्क होता है वो शनिवार होता है, तो ऐसे भी याद रख लो। मरकरी का है, इसकी डेंसिटी 13.6 होती है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, लेकिन ज्यादा नहीं पूछा जाता है। और मरकरी सल्फाइड एक होता है HGS,
जिसे बर्मलीन कहते हैं और आम भाषा में सिंदूर कहते हैं। तो ये जो सिनेबार है दोस्तों, इस सिनेबार को हम Hg सिल्वर मरकरी सल्फाइड कहते हैं। इससे बर्मलीन कहा जाता है, बर्मलीन कहा जाता है, और इसी को सिंदूर भी कहते हैं। ठीक है, इसी से जो है सिंदूर बनता है या सिंदूर कहते हैं। आप एक लॉजिक समझ लीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं होगा, थोड़ा सा अलग होगा। बाकी मैं सोडियम और कैल्शियम के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मुझे लगता है कि उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सोडियम के बारे में बता चुका हूं और पोटेशियम के बारे में बता चुका हूं, है ना। इन सभी चीजों के मैं बारे में आपको बता चुका हूं। ठीक है, एक दो चीज और देख लेता हूं, कोई चीज बच गई होगी तो मैं और बता देता हूं आपको। वैसे कोई चीज बची नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समझ, मेटल के कोरोजन जो होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मेटल कोरोजन। मेटल का जो कोरोजन होता है उसकी प्रिवेंशन के तरीके क्या है, किस तरीके से हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। लोहे को आप छोड़ दोगे 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, बर्बाद हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगी। एल्यूमिनियम में भी ऐसा होता है, ऑक्साइड हो जाता है। आप तांबे को रख दोगे तो तांबे के ऊपर जो है ऑक्साइड की परत जम जाती है, जो हरे कलर की होती है, तो तांबा हरा हरा हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स हैं उनके ऊपर बहुत सारी चीजें की जाती हैं, और इन चीजों में कुछ चीजें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रिवेंशन का पहला नियम तो यह है कि पेंट कर दो उसके ऊपर। क्या कर दो? पेंट कर दो तो भी काम चल जाएगा। उसके ऊपर ग्रीस कर दो तो भी काम चल जाएगा। तो पेंट कर देते हैं लोग, ग्रीस कर देते हैं लोग, ऑयल लगा देते हैं लोग। ठीक है, तो ऑयल भी लगा सकते हैं, ऑयलिंग भी कर देते हैं लोग। इन सभी चीजों से उसमें कोरोजन नहीं होता है, वो झड़ता नहीं है। दूसरी चीज जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि पूछी जाती है, और वो है गैल्वेनाइजेशन। यहां से प्रश्न बनता है ना, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मुख्य रूप से आयरन के लिए किया जाता है, आयरन की कोरोजन को रोकने के लिए किया जाता है। और गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि आयरन के ऊपर हम क्या करते हैं, परत चढ़ा देते हैं जिंक की। आयरन के पर जिंक की परत को चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। आयरन पर जिंक की परत को चढ़ाना क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या फिर इसे यशद लेपन भी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। ठीक है, तीसरी जो चीज है इसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, तीसरी जो चीज है इसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर यह है कि इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रिसिटी है ना, एक मेटल पर दूसरे मेटल की, अनदर मेटल की प्लेट चढ़ा दी जाती है। अनदर मेटल की प्लेट चढ़ा दी जाती है, इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि आयरन के ऊपर जिंक ही हो, ठीक है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसी समझने चल रहा कि जब गैल्वेनाइजेशन बोलेगा तो आयरन जिंक का रहेगा, लेकिन जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आना जरूरी है, और एक मेटल पर दूसरी मेटल की परत चढ़ा सकते हैं, और कोई भी परत चढ़ा सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि कुछ भी हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो और तीसरा जो मेथड है वो मैं बता चुका हूं कि एलॉय का उपयोग करते हैं, एलॉय बना लेते हैं।
तो अलॉय में क्या होता है, कुछ मेटल को मिला दिया जाता है और मेटल अलॉय बनाने से क्या होगा, एक तो उसकी स्ट्रेंथ आएगी, उसमें कोरोसिव प्रॉपर्टी आती हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी आ जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जो बनाने वाला बंदा है वो कहेगा कि सर हमको ऐसा मेटल चाहिए जो 40 डिग्री सेल्सियस पर भी काम करे, कोई कहेगा कि हमको ऐसा मेटल चाहिए जो -2 डिग्री सेल्सियस पे काम करे, उसमें जंग ना लगे, कोई कहेगा सर हमें तो जहाज बनाना है पानी वाला, और पानी वाला जहाज बनाना है, ऐसा जहाज बनाइए जिसमें पानी की जंग ना लगे। तो स्पेसिफिक कैरेक्टर को देखते हुए, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को देखते हुए अलग अलग लोग जो है इसमें अलग अलग तरीके से मेटल्स को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उनमें परसेंटेज अलग अलग तरीके से मिलाते हैं। हो सकता है कि स्टेनलेस स्टील कोई बनाए तो उसका एक अलग कैरेक्टर हो, दूसरी स्टेनलेस स्टील बना है उसमें अलग कैरेक्टर हो, क्योंकि परसेंटेज जो उसमें मिलाए गए हैं वो दोनों के अलग अलग हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए वो चीज अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। जो मैं कहना चाह रहा हूं, अब उस चीज को समझिए, ठीक है। अब कुछ चीजें समझ लीजिए, मेटल्स के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ ये चीज मैं बताना भूल गया हूं आपको, वो भी मैं आपको बता देता हूं, और वो है यहां पे लिख लेता हूं, यूज ऑफ मेटल, यूज ऑफ मेटल इन फायर क्रैकर। ये मैं बताना भूल गया था, ये भी अभी 2-3 यूज ऑफ मेटल्स इन फायर क्रैकर, ठीक है। पटाखों में धातु का उपयोग, ठीक है, पटाखों में धातु का उपयोग। अब घरों में हम लोग दिवाली पटाखे तो चलाते ही हैं, चाहे जितना लोग कहते हैं कि प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है, प्रदूषण एक ही दिन में थोड़ी प्रदूषण हो जाएगा। फिर हम लोग लॉजिक लगाते हैं, फिर कुछ लोग जो है धार्मिक लोग निकल के आ जाते हैं, अच्छा हमारे धर्म में ही जो है प्रदूषण तुमको नजर आता है, उधर देखो उधर बकरी कटती है तब तुमको प्रदूषण नजर नहीं आता। तो इस तरीके के तर्क देते हैं लोग। खैर मैं किसी भी तर्क से सहमत नहीं हूं, प्रदूषण किसी भी रूप में हो, दोनों ही रूप में गलत है। वो प्रदूषण चाहे इस धर्म के त्योहारों में हो चाहे उस धर्म के त्योहारों में, इंसान को थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए, थोड़ा सा साइंटिफिक सोच का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना चाहिए, क्योंकि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी लिखा है कि इंसान का ये हर भारतीय कर्तव्य है उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पटाखों का आविष्कार चीन में हुआ, ठीक है। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देता हूँ कि पटाखों का आविष्कार, या फिर हम कह सकते हैं विस्फोटक का आविष्कार जो है मुख्य रूप से चीन में हुआ था, और उसके बाद अलग अलग देशों में ये फैलता गया और फिर आज हम उनका उपयोग करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत समय पहले जब भारत में कोई सभ्यता रही होगी तो उसने पटाखों का यूज किया होगा, लेकिन ठीक है एक दिन चलो आप करते हैं, कोई बात नहीं, समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं, आप आराम से छुड़ाइए पटाखे, पर ध्यान रहे कि वो किसी जानवर की किसी के घर में आग ना लगे या किसी जानवर को कोई क्षति ना पहुंचाए, इस चीज का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट पे। पॉइंट ये है कि जब हम पटाखे चलाते हैं तो अनार चलाते हैं, और इस अनार में बहुत सारे कलर आपने देखो निकलते हैं, बहुत सारे कलर निकलते हैं। अनार चलाया, ग्रीन कलर निकल रहा है, ब्लू कलर निकल रहा है, ऑरेंज कलर निकल रहा है, बहुत सारे कलर निकल रहा है। अब ये जो कलर निकलते हैं, इन कलरों के पीछे का लॉजिक क्या है, अलग अलग तरीके के क्यों निकलते हैं, तो मैं आपको लॉजिक समझाता हूं एक पिक्चर के थ्रू। लेट मी अपलोड दिस पिक्चर। देखिए ये पिक्चर आपको दिख रही है, देखो दिख रहा है आपको, देखो दिख रहा होगा, अब प्रॉपर्ली दिख रहा है। तो अगर हम बात करें, देखो कितने कलर के आपको पटाखे दिखाई दे रहे हैं, ये जितने कलर के पटाखे दिखाई दे रहे हैं, इन सभी कलर के पटाखों में हमने अलग अलग मेटल्स को मिलाया है। अगर हमें रेड कलर का पटाखा चाहिए जो फूटने पर लाल कलर दे, अनार चाहिए जो फूटने पर लाल कलर निकाले,
तो हम स्ट्रॉन किसका उपयोग करेंगे, एक मिनट, तो हम स्ट्रोनियम के सॉल्ट का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, स्ट्रोंटियम के सॉल्ट का उपयोग करेंगे। अगर हमें ऑरेंज कलर के पटाखे चाहिए तो हम कैल्शियम के सॉल्ट का उपयोग करेंगे। अगर हमें येलो कलर के पटाखे चाहिए तो हम सोडियम के सॉल्ट का उपयोग करेंगे। अगर हमें ग्रीन कलर के पटाखे चाहिए तो बेरियम का उपयोग करेंगे। ब्लू में हम कॉपर का उपयोग करेंगे। पर्पल में हम जो है कॉपर और स्ट्रोनियम को मिला देंगे तो पर्पल मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को करेंगे तो चांदी जैसा निकलेगा, चांदी जैसा। और अगर हम व्हाइट कलर मिलाएंगे तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और टाइटेनियम का जो है कलर देगा। मतलब कहने का मेरा ये है कि अलग अलग कलर के जो अनार आते हैं उनमें अलग अलग मेटल आयन मिलाए जाते हैं, बस ये समझ लो, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको कॉपी लिखना है और कॉपी पे लिखते जाना है कि रेड अगर है तो हमने क्या बताया आपको, स्ट्रोंटियम। ठीक है, वैसे तो दिख ही रहा होगा, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी तो पीडीएफ में भी देख लेना। रेड अगर है तो स्ट्रोंटियम, ऑरेंज है तो कैल्शियम, येलो है तो सोडियम, ग्रीन है तो बेरियम, ग्रीन है तो बेरियम BARIUM। ठीक है, ब्लू है तो कॉपर सॉल्ट, पर्पल है तो कॉपर और स्ट्रोंटियम, सिल्वर है तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और व्हाइट है तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और टाइटेनियम। तो ये अलग अलग तरीके के फायरवर्क्स होते हैं जिनमें हम इनका उपयोग करते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज और पूछी गई है कि जो आयोडीन का कलर होता है, सॉलिड आयोडीन का कलर वो ब्लैक होता है। द कलर ऑफ सॉलिड आयोडीन इज ब्लैक। ठीक है, द कलर ऑफ सॉलिड आयोडीन ब्लैक कलर का होता है, जो आपको याद रखना है। ठीक है भाई मेरे, एक और महत्वपूर्ण चीज है, ये भी समझ लीजिए। तो मैं यहां पर लिखता हूं फैक्ट अबाउट मेटल। मेटल के बारे में जो फैक्ट है उनके बारे में हम थोड़ी सी चीजें चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं धीरे धीरे करके, बहुत ही अच्छे अच्छे मेटल हैं। अगर हम आपसे पूछें कि हमारे पृथ्वी पर क्रस्ट में सबसे रेयरेस्ट मेटल कौन सा है, दुर्लभ मेटल कौन सा, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाने वाला, तो हम कहेंगे इसका नाम है एस्टेटाइन। तो यहां पे लिखेंगे रेयरेस्ट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, रेयरेस्ट मेटल इन अर्थ क्रस्ट क्या हो जाएगा, एस्टेटाइन। इसे हम लिखेंगे एस्टेटाइन। दूसरी चीज समझना दोस्तों, दूसरा पार्ट, हैवीएस्ट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। साथ साथ में लिखते चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हैवीएस्ट मेटल इन अर्थ क्रस्ट क्या हो जाएगा भाई, तो हैवीएस्ट मेटल होता है ऑस्मियम। ऑस्मियम। तीसरा समझना, भारी होता है बहुत ही। लाइटेस्ट मेटल पूछे तो लिथियम। इसी तरीके से यहां पे लाइटेस्ट में क्या दूं, इसी तरह में यहां पे लाइटेस्ट क्या दूं, ये सब सेम, ये सब सेम, ये सब सेम, तो लिथियम हो जाएगा। चौथा, एक मेटल है जिसका नाम है कोबाल्ट और इसका अयस्क होता है 60। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैंसर के उपचार में किया जाता है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, किसका उपयोग, कोबाल्ट 60 का उपयोग इसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर, फैक्ट नंबर 5। फैक्ट 5 है ये सारे मैं बता चुका हूँ, मोस्टली चीजें जो जो मैंने एग्जाम में पूछी गई हैं ये सब बता। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने देखो फायर फ्लाई होती है,
फायरफ्लाई मतलब जुगनू जो होता है, तो जुगनू चमकता है। अब जुगनू चमकता क्यों, उसका रीजन ये है कि जो जुगनू है, जुगनू के सॉरी हम यहां पे लिखेंगे ड्यू टू combustion of phosphorus firefly मतलब जुगनू, firefly emit light। ठीक है, फास्फोरस के जलने के कारण, फास्फोरस के बर्निंग के कारण, और कौन सा फास्फोरस वो भी लिख लो, व्हाइट फास्फोरस। तो व्हाइट फास्फोरस के जलने के कारण जो जुगनू है वो लाइट उत्पन्न करता है, लाइट देता है। ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि जो आर्टिफिशियल जो बोन होते हैं, जो आर्टिफिशियल अंग होते हैं, वो टाइटेनियम के बने होते हैं। लिख देता हूं मैं यहां पे, आर्टिफिशियल बोन आर मेड अप ऑफ टाइटेनियम, टाइटेनियम का बना होता है। ठीक है, तो कभी कभी देखना पूरे बॉडी में रॉड डाल देते हैं, तो वो रॉड किसकी बनी है, टाइटेनियम की बनी है, जंग वंग नहीं लगती इसमें, और बॉडी को हार्म भी नहीं पहुंचाता है। ठीक है भाई मेरे। एक और चीज लिख दीजिए, कलर ऑफ, साथ में फिर कलर ऑफ सॉलिड आयोडीन इज ब्लैक। ठीक है, सॉलिड आयोडीन का जो कलर होता है वो कंप्लीटली ब्लैक होता है। ये चीज आपको और याद रखनी है। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, ये टॉपिक हो गया कंप्लीटली अबाउट मेटल। मैंने मेटल्स के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया है, मेटल के बारे में फैक्ट क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, किस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं, इनके आइस के क्या होते हैं, और इनके अंदर की बातें क्या है ना, और फायर क्रैकर के बारे में भी हमने सब चीजें सीखी हैं। कुल मिला के ये जो आपकी क्लास है ये कंप्लीटली कब मोस्टली किसके बारे में बात करती है, मेटल के बारे में बात करती है। लेकिन अभी हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है दैट इज नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल तो हमने पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल। उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने वाला हूं, वो आप समझिए दोस्तों। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, और महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस तरीके की क्लास आप अभी देख रहे हैं, इसी तरीके की क्लास आपको प्लस पे मिलती है पढ़ने के लिए, देखने के लिए। एक एक टॉपिक वहां पर कंप्लीट करवाया जाता है इसी तरीके से, एकदम बेसिक से छोटी छोटी चीजें बताई जाएंगी, और इसका जो पैसा है वो बहुत ज्यादा नहीं है। मैं तो चलो साइंस आपको पढ़ा दे रहा हूं, लेकिन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब भी ऐसे पढ़ना है आपको। तो क्या करेंगे, एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आप थ्योरी पे जाइए। तो इन सभी को पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं देना है, एक ही वन टाइम पेमेंट करना है। सारे एजुकेटर सारा का सारा सब्जेक्ट और सारा का सारा सिलेबस आप 7,800 रुपए पे करने पर आपको जो है वो 2 साल का एक्सेस मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस। अनअकैडमी को कहते हैं नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन, है ना। चाहे जितना देखो, चाहे जितना कुछ भी करो, 24 महीने का मिलेगा। और अगर इसे मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं तो 325 रुपए मंथली देने पड़ेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं योगेन, तो आपकी फीस ये 7,800 से घटकर 7,020 रुपए बचेगी, 10% ऑफ हो जाएगा। और ये 293 रुपए बचेगी, 10% ऑफ हो जाएगा। आप चाहो तो एक और महत्वपूर्ण चीज समझ लो कि
कॉइन का उपयोग कर सकते हैं। आप जो क्लास देखते हो उसमें कॉइन इकट्ठे होते हैं, तो कॉइन से भी आप 10% का प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो 10% और कम हो जाएगी फीस 10%, तो ये भी 250 रुपये बचेगा, है ना भाई। 250 रुपये मोबाइल का रिचार्ज होने लगा है आजकल, 249 का सबसे सस्ता वाला। उससे महंगे चलते जाओगे तो चलते ही जाओगे, लेकिन सबसे सस्ता बता दिया मैंने 249 का होता है। तो जब तुम मोबाइल के लिए पैसा दे सकते हो फर्जी की वीडियो देखने के लिए, तो पढ़ने के लिए पैसे नहीं दे सकते? दे सकते, ठीक है। चलो, बाकी आप 12 महीने का भी ले सकते हो, 6 महीने का भी ले सकते हो, कोड आपको योगेंद्र ही लगाना है। और मेरी स्पेशल क्लास भी होती है। स्पेशल क्लास क्या होती है? महीने में 20 क्लासें होती हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। ये क्या है? ये फ्री है, इसके लिए पैसा नहीं देना आपको, ठीक है। लेकिन जब पहली बार देखने जाओगे तो आपसे कोड मांगेगा। कोड क्या डाल देना? योगेंद्र। कितने बजे क्लास होती है? शाम को 9:30 बजे, 9:30 पर होती है। लेकिन ये महीने में चूंकि 20 ही क्लास होती हैं, तो डेली कभी कभी नहीं हो पाती है, कभी बीच बीच में गैप आ जाता है, ठीक है। और वेडनेसडे के दिन पूरे दिन क्लास होती है, 4-5 क्लास होती है वेडनेसडे के दिन, वो भी आप देख कर सकते हैं। उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, उसी पैसे पे है ना, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं, उसी पैसे पे आपको सभी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब ये जो मेटल का पार्ट है ये यहीं पर समाप्त होता है, यहीं पे खत्म होता है। हम नेक्स्ट सेगमेंट में जो है वो नॉन मेटल के बारे में कंप्लीट चीजें बताएंगे आपको, एक एक चीज छोटी से लेकर बड़ी चीज तक सब समझाएंगे आपको। तो अभी हमने आपको 2 टॉपिक बड़े बड़े कवर किए हैं, एक तो आपका पीरियड टेबल जो बहुत महत्वपूर्ण था, और दूसरा मेटल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में चलेंगे नॉन मेटल की तरफ में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो भैया लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को क्या करते हैं? सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मेरी वीडियो का जितने वीडियो हैं मेरे सारे के सारे क्या करना है? शेयर करना है, ठीक है। चलो बाय।